हेलो जैंक्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं दीपिका सिंह ओजान गाइस अकेडमी के स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगी गवर्नमेंट जो फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी देती है। तो हाल में यदि कुछ समय पहले की बात करें तो गवर्नमेंट ने डीएपी पर जो सब्सिडी है उसको 140% इंक्रीज़ कर दिया है। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो डीएपी के दाम थे वो बहुत ही शूट कर गए, बहुत ही ऊपर चले गए। ऐसे में जो किसान है उनके जो है अफोर्डेबल लेवल से यानी कि वहनीय क्षमता से वो बाहर हो गए, क्योंकि किसान को ऑलरेडी जो है प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है, उसके उत्पादन लागत बहुत ज़्यादा आती है, और जो मार्केट में जो उसकी जो है कॉस्ट होती है बहुत ही सस्ते दाम पे जाते हैं यदि वो मंडी वगैरह में बेचता है। तो ऐसे में यदि उसकी जो है वो उर्वरकों को यदि इतना ज़्यादा यदि पैसा खर्च करेगा तो कैसे जो है उसकी आजीविका पर भी संकट आ सकता है। और यदि उसको जो नहीं खरीदता है तो जो प्रोडक्टिविटी है, जो क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। तो ऐसे में जो है फूड सिक्योरिटी पर भी इशू आ जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या को जो है उपलब्ध भी कराना है जो है क्रॉप्स को। तो इसके लिए जो है गवर्नमेंट ने उन्हें सब्सिडी देने का जो है ऐलान किया और इसे 140% इंक्रीज़ कर दिया। जैसे कि बात करें डीएपी होता क्या है, तो ये होता है डाई अमोनियम फास्फेट, यानी कि ये वाटर सोल्यूबल होता है। इसका जो पीएच मान होता है, इसको यदि हम मिट्टी में डालते हैं तो ये मिट्टी के पीएच मान को इंक्रीज़ कर देता है, यानी कि मिट्टी को ये एल्कलाइन बनाता है, मिट्टी को जो है पोषक तत्व जिससे उसमें बढ़ जाते हैं। और यदि इसको लेकिन इसकी जो है साइड इफ़ेक्ट ये है कि यदि इसको लंबे समय तक यूज किया जाए मिट्टी में तो ये मिट्टी को एसिडिक बना देता है, यानी कि लवणता उसमें इंक्रीज़ कर देता है। बाद में मिट्टी की उर्वरता धीरे धीरे घट जाती है, इसलिए बैलेंस वे में ही यूज करना उचित रहता है। अब बात करते हैं कि ये एक इनपुट एजेंट के रूप में जो कृषि उत्पादन होता है उसमें ये जो डीएपी होता है, जो फर्टिलाइज़र होते हैं, ये इनपुट एजेंट के रूप में काम करते हैं। ये प्लांट की जो रूट होती है उसके ग्रोथ को प्रमोट करता है। और इसमें नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन 18% होता है, फास्फोरस 46% होता है, और यूरिया के बाद ये सबसे ज़्यादा जो है सेकंड नंबर पे आता है, जिसको जो है कृषि में यूज किया जाता है। सबसे पहले यूरिया को सबसे ज़्यादा अभी यूज किया जाता है, उसके बाद डीएपी को यूज किया जाता है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट जो फर्टिलाइज़र्स पे सब्सिडी देती है वो 2 टाइप से देती है। पहला होता है यूरिया पर, यानी कि ओनली यूरिया पर। इसमें क्या होता है, ये रेगुलेटेड होता है, ये गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेट किया जाता है, यानी कि इसमें गवर्नमेंट एमआरपी फिक्स करके रखती है। तो यदि इसमें क्या होता है, यदि पीछे से कच्चा माल जो है पीछे से महंगा हो जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उसके दाम बढ़ जाते हैं, इसमें भी उस पर भी गवर्नमेंट जो है उसके दाम बढ़ने नहीं देती है, यानी कि जो दाम उसने फिक्स कर दिया उसी दाम पे वो मार्केट में बिकेंगे। ऐसे में क्या होगा, जो कंपनी की कॉस्ट आ रही है, जो उसको प्रोडक्शन में कॉस्ट आ रही है या इंपोर्ट पे कॉस्ट आ रही है, उसमें गवर्नमेंट उस एक्स्ट्रा कॉस्ट को वहन करती है, यानी कि उसको जो है उस एक्स्ट्रा कॉस्ट को वो कंपनी को देती है। एग्जांपल के रूप में यदि हम बात करें कि यदि यूरिया 130 रुपये का है, तो उसमें यदि गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है कि ये मार्केट में 100 ही रुपये में बिकेंगे, लेकिन कंपनी की कॉस्ट कितनी आ रही है, 130 रुपये आ रही है, तो उसमें 30 रुपये क्या होगा कि उसको जो 30 रुपये है वो गवर्नमेंट उसको वहन करेगी, उसको एक्स्ट्रा देगी। ये होता है सब्सिडी। लेकिन इसमें भी क्या होता है कि एमआरपी फिक्स की है, इसमें क्या होता है सब्सिडी वेरिएबल करती है, यानी सब्सिडी घटती बढ़ती रहती है। जैसे जैसे दाम घटते बढ़ते रहेंगे, वहाँ मार्केट में तो दाम फिक्स रहेगा, लेकिन जो कंपनी को जो इसमें सब्सिडी दी जाती है ये घटती बढ़ती रहती है। इसमें गवर्नमेंट जो है उसकी एमआरपी को रेगुलेट करके रखती है। सेकेंड होता है जहाँ गवर्नमेंट डी कंट्रोल्ड होता है, जहाँ गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है अन्य उर्वरकों में, यानी कि यूरिया के अलावा जो अन्य उर्वरक होते हैं उस पर दी जाती है। यहाँ पे एमआरपी फिक्स नहीं होती है, यहाँ पे सब्सिडी फिक्स होती है। पहले वाले में क्या था, एमआरपी फिक्स थी, सब्सिडी वेरिएबल कर रहा था, यानी सब्सिडी घट बढ़ रहा था। इस वाले में क्या है, जो सेकेंड वाला है इसमें एमआरपी नहीं फिक्स है, इसमें सब्सिडी फिक्स है, यानी कि कंपनी जो है अपने हिसाब से एमआरपी तय कर देती है। गवर्नमेंट जो है सब्सिडी को जो है फिक्स कर देती है कि हम आपको जो है इस जो है पोषक जो पोषण तत्व है
जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया या सल्फेट हो गया, इन सब पे कितना देंगे गवर्नमेंट इसको फिक्स कर देती है। यदि उसकी कॉस्ट अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बढ़ती घटती है तो जो कंपनियां होती है उस अपने हिसाब से उसकी एमआरपी तय कर देती हैं। यहाँ पे जो सब्सिडी होती है वो न्यूट्रिएंट बेस्ड होती है। गवर्नमेंट यहाँ पे जो सब्सिडी देती है ये न्यूट्रिएंट बेस्ड होती है और ये एनुअल मतलब वार्षिक आधार पर तय की जाती है पर टन के हिसाब से, यानी ये पर टन के हिसाब से ये तय कर दी जाती है। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट इसमें यदि वर्तमान की बात करें तो 2020 से 21 का डाटा की बात करें तो गवर्नमेंट इसमें जैसे न्यूट्रिएंट बेस्ड होता है, जो सेकंड वाला मैंने बताया उसमें न्यूट्रिएंट बेस्ड होता है, यानी कि जो पोषक तत्व होते हैं उसके हिसाब से इसमें तय किया जाता है। तो इसमें नाइट्रोजन पे 18 लगभग इसी के आसपास दी जा रही है। नाइट्रोजन पर 18 रुपये प्रति केजी के हिसाब से दी जा रही है। फास्फोरस पर 14 रुपये प्रति केजी, पोटेशियम पर 10 रुपये प्रति केजी और सल्फर पर जो है 3 रुपये प्रति केजी के हिसाब से जो है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी दी जा रही है। सिर्फ यूरिया ही ऐसा है जहाँ पे एमआरपी फिक्स रहती है, गवर्नमेंट उसको प्रॉपर रेगुलेट करती है। अब बात करते हैं कि रिसेंट गवर्नमेंट ने प्रयास किया है कि अभी उर्वरकों को जो है जो जैसे कि फार्मर्स को दिया जाता है, तो इसमें दिक्कत क्या आ रही थी कि जो कंपनियों को दिया जा रहा था, कंपनियों को देने से जो यूरिया जो डीएपी थी उसमें क्या होता था, कंपनियों को दिया जाता था। ऐसे में क्या होता था, कंपनी से जो है गोदाम पे निकलते थे, बैग डिस्पैच होते थे तो गवर्नमेंट सब्सिडी पहले ही दे देती थी कि जो है गोदाम में पहुंच गया। कंसर्न इसमें क्या था, इसमें जो है ये प्लस ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी की मांग भी कर सकते थे। बैग ये जो है फर्टिलाइज़र के बैग्स होते थे, इनका जो है डाइवर्स भी होता था, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि जो जिनके पास ज़्यादा खेत हैं या जिनके पास क्या होता था कि जो उसको नहीं यूज़ करना चाहते, या फिर तमाम ऐसे किसान हैं जिन्होंने जो अधिया वगैरह पे खेत दिया है लेकिन वो तो भी जो है यूरिया को ले रहे थे। तो इसमें क्या होता था, ये बैग्स को डाइवर्स करते थे। इसमें क्या होता था कि अभी और इसको जो है और भी इंडस्ट्री में यूज करने के लिए ये उठा ले जाते थे, ना कि खेत में डालने के लिए। जैसे प्लाई बोर्ड इंडस्ट्री, पशु आहार जो जानवरों का फोडर होता है उसमें जो है यूज करने के लिए, क्योंकि न्यूट्रिएंट बेस्ड है तो उसमें भी यूज किया जाता था। तो इसका समाधान गवर्नमेंट ने निकाला कि जो है डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। इसमें क्या होगा, पहले रिटेल शॉप पे वो जाएगा, वो बैग्स रहेगा, उसके बाद यदि जब फार्मर ख़रीद लेगा तो उसका वेरिफिकेशन वहाँ पे होगा। फार्मर के पास से जो है एसएमएस रहेगा, फिर वहाँ से वेरिफिकेशन वहाँ उस रिटेल शॉप पे होगा। जब वेरिफिकेशन क्लियर हो जाएगा, यानी कि वो सेल हो चुका है, अब वेरिफिकेशन हो चुका है, किसान ने ले लिया है, तब जाके सब्सिडी रिलीज की जाएगी। पहले क्या होता था, जैसे ही जो है कंपनी से निकलता था वहाँ सब्सिडी उसको तुरंत दे दी जाती थी, लेकिन अभी क्या है कि फार्मर तक पहुँच जाएगा, वहाँ से वेरीफाई हो जाएगा, तब जाके जो है इसको सब्सिडी रिलीज की जाएगी कंपनी को। और इसमें जो है डीबीटी इसमें बहुत बड़ा योगदान कर रहा है, क्योंकि डिजिटली रिकॉर्ड जो है लगातार रखा जा रहा है। इससे क्या होगा कि जो है और इसी क्षेत्र में यदि बात करें कि जो ई-रूपी वाउचर कार्ड आया है, जो कि स्पेसिफिक पर्पस और स्पेसिफिक पर्सन के लिए होगा, इसमें बहुत बड़ा जो है हेल्प करेगा कि आप जो है किसान जो है उस पैसे को सिर्फ फर्टिलाइज़र में ही, यदि उनके लिए दिया गया वो सब्सिडी, तो उसी फर्टिलाइज़र में ही यूज कर पाएंगे, अदर कहीं भी उसको यूज़ नहीं कर सकते थे। ये बहुत बड़ा स्टेप है गवर्नमेंट का। अब बात करते हैं कि डीएपी जो है ये होता क्या है। डीएपी का पूरा नाम है डाई अमोनियम फास्फेट। ये वाटर सोल्यूबल होता है, वाटर सोल्यूबल अमोनियम फास्फेट सॉल्ट है। इसको क्या होता है कि अमोनिया और फॉस्फेरिक एसिड को रिएक्ट करके बनाया जाता है। डीएपी के अन्य यूजेस भी हैं, जैसे कि इसको फर्टिलाइज़र के रूप में यूज किया जाता है, इसे जो अग्निरोधी के रूप में यूज किया जाता है, यानी कि अग्निशमन में यूज किया जाता है। कैसे, जहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में आग लगी हो और वाइल्ड जहाँ पे बहुत बड़ी जो है जैव विविधता को जो है हार्म हो रहा हो, वहाँ पे इसकी जो है स्प्रे किया जाता है, कोटिंग की जाती है, या तो पाउडर के रूप में या तो फिर जो है स्प्रे के रूप में छिड़का जाता है। इसे जो है बेकरी उद्योग में भी यूज किया जाता है, जो वाइन मेकिंग होता है, यीस्ट न्यूट्रिएंट के लिए, जो यीस्ट होता है उसको भी बनाने के लिए वाइन मेकिंग में यूज किया जाता है। इसे जो है निकोटीन जो है इन्हेंसर के रूप में भी यूज किया जाता है सिगरेट्स में। यह जो है
टेम्परेरी के रूप में यदि कहें तो ये सॉइल का पीएच जो है बढ़ा देता है, यानी कि अमोनिया का नाइट्रिफिकेशन करता है, उसको जो है मिट्टी को एल्कलाइन बनाता है, जिससे जो है मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, मिट्टी जो है अच्छी प्रोडक्टिविटी देती है। लेकिन यदि इसको लंबे समय तक यूज किया जा सके तो ये कंसर्न का काम करता है, ये सॉइल को एसिडिक बनाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं हरित क्रांति के समय जो फर्टिलाइज़र को बहुत ज़्यादा यूज किया गया, जिसके कारण क्या हो रहा है कि वहाँ पे मिट्टी की बंजरता बढ़ रही है, प्रोडक्टिविटी और उर्वरता घट रही है। तो ये इसके कंसर्न पॉइंट है। उम्मीद है दोस्तों आपको जो है जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप किसी भी अपडेट को जो है मिस ना करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।